हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। तो चलो दोस्त, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज दो टॉपिक होंगे इस वीडियो में। पहला होगा बच्चों एमटीपी और दूसरा होगा एसटीडी। सर क्या है ये एसटीडी, कॉल वॉल करवाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है भाई वो है एमटीपी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का ऐसी मतलब आपको मालूम होना चाहिए। मतलब नाम से पता लग रहा है आपको है क्या। मेडिकल मतलब मेडिकली हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं एमटीपी। टर्मिनेट मतलब खत्म करना। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, दो कंडीशन होती है बच्चों। आपने सुना होगा पहले कभी कि मान लीजिए कोई एक प्रेग्नेंट वुमेन है या प्रेग्नेंट फीमेल है ना, उसका बच्चा अपने आप पेट में कभी कभार क्या होता है, खराब हो जाता है ना। जिसे खराब बोलते हैं, मुझे डेथ बोलते हैं कि डेड हो गया, एकदम से अपने आप ही हो गया, ठीक है, खराब हो गया। उस खराब होने को बच्चों हम लोग कहते हैं मिसकैरेज। क्या कहते हैं कि इस फीमेल का मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज का मतलब जो बेचारा जो बच्चा अंदर अभी फीटस पल रहा था वो वहीं पे ही खत्म हो गया, उसे बोलते हैं मिसकैरेज, ठीक है। एमटीपी क्या होता है? देखो यहाँ पे खुद से हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, खुद से हुआ है। यहाँ पे खुद से ना होके बच्चों हम लोग इंटेंशनली या इंटेंशनली हम लोग क्या करवाते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं। इंटेंशनली अबॉर्शन, या मैं बोलूँ वॉलंटरी मतलब खुद से करवाना। मतलब हमने किया है ये खूब नॉर्मल से नहीं हुआ, अपने आप नहीं हुआ है ये, समझ रहे हो, हमने किया है ये। तो जब हम खुद से जब हम करवाते हैं अबॉर्शन, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एमटीपी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा क्यों है ना। इंटेंशनली अबॉर्शन या वॉलंटरी, या मैं बोलूँ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्या मैं बोलूँ बच्चों? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब क्या हो गया, वही कि ये अबॉर्शन करवाया गया है, खुद से हुआ नहीं है। ये सारी चीजें जो होती है बच्चों वो आती है एमटीपी, बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये सब आता है। मिसकैरेज अलग है और अब आपको एमटीपी पता लग गया अलग है, राइट। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं एमटीपी की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हर साल 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है इन अ ईयर, एक साल के अंदर। भाई ये इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड के अंदर सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बच्चों 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है। सोचो इतनी 40 से 50 मिलियन एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है। ये वैल्यू पता कहाँ से ली गई है? जितनी एक साल के अंदर प्रेगनेंसीज होती हैं, जितनी एक साल के अंदर प्रेगनेंसीज होती हैं, उसका 1/5, उसका बच्चों 1/5 जो वैल्यू है वो है एमटीपी की वैल्यू। मतलब मान लो इसका 5 गुना वर्ल्ड के अंदर प्रेगनेंसीज हुई हैं, ठीक है। इसका 5 गुना वर्ल्ड के अंदर प्रेगनेंसीज हुई हैं और उनमें से ये वैल्यू जो है वो हर साल एमटीपी में जाती है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। देखो नॉर्मल सी बात है, बहुत ईजी सी बात है ये सारी चीजें, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बताऊं। देखो अब एमटीपी का मतलब क्या होता है, एमटीपी का मतलब क्या होता है, चलो ये जाने। एमटीपी का मतलब क्या होता है, सुनना, कि बेबी का अबॉर्शन करवाना, इंटेंशनली वॉलंटरी है ना, अबॉर्शन करवाना, ठीक है, बिफोर फुल टर्म। अरे फुल टर्म मतलब फुल टर्म क्या होता है? 9 महीने जब बेबी माँ के पेट में रहता है, माँ के यूट्रस में रहता है, उसे बोलते हैं फुल टर्म होना। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम लोग अबॉर्शन करवा दे बिफोर फुल टर्म। अभी 9 महीने हुए भी नहीं है उसको, और उससे पहले हमने क्या करवा दिया, उसका बच्चों अबॉर्शन करवा दिया। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ साहब, ये एमटीपी जो हो रहा है इससे पॉपुलेशन तो घटेगी। अरे सीधी सी बात है, मैं अभी किसी को पैदा ही नहीं होने दे रहा और उससे पहले ही उसको मार दे रहा हूँ। तो सीधी बात है एमटीपी की वजह से ऑफ कोर्स सी बात है पॉपुलेशन कम तो होगी। तो एमटीपी की वजह से पॉपुलेशन कम तो होगी, लेकिन ये कोई मेथड नहीं है पॉपुलेशन कम करने का।
कि सोचो कि पॉपुलेशन कम करनी तो एमटीपी करा दो, ऐसा नहीं है, कोई मेथड नहीं है। ये बोला जा रहा है कि एमटीपी से पॉपुलेशन पे फर्क पड़ता है, पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन एमटीपी कोई मेथड नहीं है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, ये कोई मेथड नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसका विवाद हुआ, डिबेट हुई बहुत ज़्यादा कि एमटीपी को कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बहुत सारी डिबेट हुई, कंट्रीज इधर की कंट्रीज उधर की कंट्रीज आई, बातचीत करी आपस में। एक्चुअली है क्या ना, ऐसा माना जाता है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है बच्चों की तरफ। ठीक है, तो एमटीपी में क्या कर रहे हैं, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हो रहा और हम उसको मार रहे हैं, राइट। तो कुछ एथिकल इश्यूज, कुछ इमोशनल, राइट, कुछ इमोशनल, है ना, कुछ सोशल इश्यूज, ऐसे कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से डिबेट हो रही थी कि एमटीपी कराना चाहिए या एमटीपी एक लीगल चीज है या नहीं है। ये सब देख दाख के हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को बोला कि ये लीगल है। इसको लीगल किया कब, 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को बच्चों लीगल कर दिया। क्या कर दिया, लीगल कर दिया, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे, एट स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पे ही इसको स्ट्रिक्ट किया गया। इन्होंने ये नहीं बोला कि हर कोई एमटीपी करा सकता है, कुछ कंडीशंस दी कि अगर ये कंडीशंस हैं तो ये एमटीपी अगर आप करा रहे हो तो ये लीगल है, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं आप तब भी एमटीपी के लिए जा रहे हैं तो वो चीज़ इलीगल है, वो अपराध है, आपको सज़ा मिलेगी। आप किसी की ज़िंदगी ऐसे किसी से छीन नहीं सकते, अगर वो बच्चा आ रहा है तो उसे आने दो, राइट। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस हैं जो एमटीपी के क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है या फुलफिल कर रही है तो आप ज़रूर एमटीपी कराइए। इसमें पूरी लीगल, आपको पूरा लीगल तरीके से आपसे एमटीपी करवाया जाएगा, राइट। तो सवाल आता है मन में, सर वाई एमटीपी क्यों, ऐसा क्या कारण है कि हमें एमटीपी की तरफ जाना पड़ता है। अरे है कि नहीं, बस भाई देखो, एमटीपी जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका एक नॉर्मल सा रीज़न है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, जो नहीं चाहिए थी एक फीमेल को प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, उनको रोकने के लिए, उनको क्या करने के लिए, रोकने के लिए एमटीपी किया जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए एक कपल है, वो एक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, राइट। अब उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बट स्टिल प्रेगनेंसी हो जाती है, बट अभी वो दोनों इस लायक नहीं है कि वो बेबी को संभाल सके, ठीक है, एमटीपी की तरफ जाएंगे। दूसरी बात, मान लो किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए, उनको अभी बेबी नहीं चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी है ना, और अभी बेबी चाहिए नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए बट कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेल हो गए, काम नहीं कर पाए, प्रेगनेंसी हो गई, उस टाइम पे क्या करेंगे, उस टाइम पे अगेन गो टू एमटीपी। या मान लीजिए कोई फीमेल है, रेप हो गया उसके साथ और उस रेप के चक्कर में वो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उस टाइम पे वो उस बच्चे को जन्म नहीं देगी, वो क्या करेगी, वो एमटीपी की तरफ जाएगी, बच्चे के पूरा होने 9 महीने होने से पहले ही, बिफोर फुल बर्थ या फुल टर्म से पहले ही वो अबॉर्शन करवा लेगी। तो एमटीपी के दोस्त, ये कुछ फ़ायदे हैं जो हम करवा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फ़ायदे हैं भैया जो करवाने जो होते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, सर बहुत लोग सोचते हैं सर एमटीपी का कराने का सही तरीका क्या है, सही टाइम क्या है। तो भैया मैं बोलता हूं जो सेफेस्ट पीरियड है एमटीपी कराने का वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, 3 मंथ बोलूं या मैं बोलूं पहले 12 हफ्ते, ये सबसे ज़्यादा सेफ हैं, ये सबसे ज़्यादा सेफ है एमटीपी कराने के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर जब आएगा बच्चों, सेकंड ट्राइमेस्टर जब आता है, देखो इस टाइम पर सेकंड ट्राइमेस्टर के टाइम पर भी एमटीपी हो तो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एमटीपी कराओ, लेकिन इस टाइम पे बच्चों रिस्क बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बालकों, रिस्क बढ़ जाता है। तो सवाल आता है तुम्हारे एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा टाइम है जो सेफ पीरियड माना जाता है एमटीपी के लिए, तो आंसर इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन अगर तुमने सवाल पूछा जाए कि क्या सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं हो सकता, गलत हो सकता है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अरे आई कि नहीं आई, बस समझ में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं,
इसके अलावा मैं बताऊं एमटीपी और कब कब कराया जा सकता है। सुनना दोस्त, बाकी 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मान लीजिए एक फीमेल है, अब डॉक्टर उनको बोल रहा है कि अगर ये प्रेगनेंसी आपने पूरी करवाई, मतलब पूरी हुई, आपका ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी करी, तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है जब आप बच्चे को जन्म देंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। या फिर वो बोले कि आप तो बच जाएंगी लेकिन बच्चा जो पैदा होगा वो मरा ही पैदा होगा। या फिर मैं तीसरी बात बोलूँ कि दोनों को ही हार्मफुल है, माँ को भी और बच्चे को भी, दोनों को ही वो प्रेगनेंसी हार्मफुल है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम लोग एमटीपी करा देते हैं, प्रेगनेंसी को उस टाइम पे रुकवा देते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी किसी की जान ले ले उससे अच्छा वो प्रेगनेंसी हो ही ना, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग एमटीपी करवाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों जो हम लोग एमटीपी करवाते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था, एक प्रोसेस होता था बच्चों, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एमनियोसेंटेसिस, जिसपे इन लोगों ने सैचुरेटरी बैन लगाया था, एमनियोसेंटेसिस। इसके अंदर आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं। अगर क्रोमोसोमल XX आता है तो पता लग जाता है कि बच्ची जो है अंदर वो फीमेल है ना, और जो XY आता है तो लगता है कि बच्चा जो होने वाला है वो लड़का होने वाला है। उस टाइम पे क्या करते थे कि पता लगता था जब कि बच्चे जो आने वाला है वो फीमेल है, लड़की पैदा होने वाली है, तो वो अंदर ही उसको मरवा देते थे बाय द प्रोसेस ऑफ एमटीपी। लेकिन ये तो इलीगल है यार, ये तो क्या है, ये इलीगल है, ये दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी अपराध था, आज भी ये अपराध है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके बावजूद आप एमटीपी कराते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये अपराध है, फाइन भी है, जेल भी है बच्चों, ठीक है। और एमटीपी करने वाला सिर्फ एमबीबीएस, अगर आप बोलो कि एमबीबीएस बनोगे और सिर्फ एमटीपी कर पाओ, ऐसा नहीं है। एमटीपी के अंदर आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके बाद जाके आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। इसके अलावा हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी गई है एमटीपी की, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट में भी वही एमटीपी कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट से अथॉरिटी मिल रखी है, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिल रखी है कि हाँ भाई आप एमटीपी करा सकते हैं, आप एमटीपी सेंटर खोल सकते हैं, तभी एमटीपी करा सकते हैं, वरना ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रेख देख में होती है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी बातें होती है बच्चों जानने वाली, ठीक है ना। इसके अलावा भाई अगर ये जो इलीगल प्रैक्टिस है इसके हटाने के लिए कुछ काउंसलिंग करी गई लोगों को कि भैया अवॉइड करिए, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के सेक्स ना कीजिए, ठीक है। तो को कॉन्ट्रासेप्टिव लेके जैसे कॉन्डम्स लगा के सेक्स किया जाए या इंटरकोर्स किया जाए या कोइटस किया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो होएगी नहीं, है कि नहीं। तो उसकी वजह से फिर एमटीपी की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, राइट। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें बताई गई कि इस एमटीपी के कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए गए, कुछ रिस्क बताए गए कि भैया ये रिस्क होते हैं इस एमटीपी के, ठीक है। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप इस लाइन तक पहुंच ही ना पाए, एमटीपी तक पहुंच ही ना पाए। और इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी दे दी गई इंसानों को, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी दे गए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से कुछ नहीं, ये जो इलीगल प्रैक्टिस थी एमटीपी की वो धीरे धीरे कम होने लगी और आज तो इलीगल प्रैक्टिस होती नहीं, ठीक है। आजकल इलीगल प्रैक्टिस बिल्कुल बंद है। लीगली एमटीपी तभी होगा जो मैंने आपको बताया था, अनवांटेड प्रेगनेंसी या मदर या बच्चे को हार्मफुल है या दोनों में से किसी की डेथ भी हो सकती है या दोनों की डेथ हो सकती है, रेप कंडीशन है तभी एमटीपी कराया जाता है, या कोई बच्चे के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, राइट, तभी एमटीपी कराई जाती है, वरना आज के ज़माने में एमटीपी बिल्कुल बैन है। अरे आई कि नहीं बात समझ में। चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा एमटीपी का टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लग गया होगा आपको एमटीपी का टॉपिक, है कि नहीं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो इससे भी बेहतरीन है भैया, वो इससे भी बेहतरीन है। हेडिंग मारिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। चलो बच्चों हेडिंग मारिए, यहां दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नाम से पता लग रहा है बच्चों, नाम से पता लग रहा है, इसको बोलते हैं एसटीडीज, है ना।
ये ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स के थ्रू, सेक्सुअली कॉइटस के थ्रू, या मैं बोलूँ सेक्स के थ्रू फैलती है ये बीमारी। ऐसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसका बच्चों दूसरा नाम भी है, 4 नाम है इसके। इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसे बोलते हैं STI, या फिर बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं वनरल डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों? वनरल डिजीज। सब नाम एक ही है ये, VD, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कितने नाम है भाई? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम प्यार से बोलते हैं बच्चों RTI। क्या बोलते हैं? RTI। तो ये सारे नाम एक ही हैं, लेकिन इन सब का मतलब एक है कि ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैले, है ना, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैले। मे बी सेक्स, चाहे वो ओरल हो, ठीक है, चाहे वो वेजाइनल हो, दोनों तरीके के जो कांटेक्ट है उसकी वजह से बीमारी फैलती है, और कोई कारण नहीं है इन बीमारियों का फैलने का। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं बहुत सारी बीमारी है, सुनना बच्चों, बहुत सारी STDs हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए क्लेमीडिया, ये कुछ बीमारियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में गिनी जाती हैं। गोनोरिया, ये कैसी बीमारी है सर? ये तो कभी नहीं सुनी। अरे आज ही सुन रहे हो, क्योंकि अभी तुम डॉक्टर बनोगे कुछ टाइम बाद, ठीक है, आप इसका इलाज करेंगे किस टाइम बाद। तो क्लेमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड, ठीक है, कैंक्रोइड, हेपेटाइटिस, और जल्दी बताओ, हेपेटाइटिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल हर्प्स, ट्राइकोमोनियालिस, और सबसे खतरनाक जो चर्चे में रहती है वो क्या है? एड्स। ठीक है, ये बहुत सारी बीमारियां जो मैंने लिखी है यहाँ पे बच्चों, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर मैं आपको एक बार बोल के दिखा रहा हूं, क्लैमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, कैंक्रोइड, हेपेटाइटिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्प्स, ट्राइकोमोनालिस, एड्स। ठीक है, ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, राइट। अच्छा सुनो आगे, ये सारी की सारी बीमारियां फैलती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। इसके अलावा हेपेटाइटिस और एड्स का एक और तरीका है फैलने का, सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा भी वो किसी और तरीके से फैल सकती है। वो तरीके क्या है बच्चों? वो सुनो, वो तरीकों में पहला तरीका आता है, मान लीजिए कोई एक जैसे नशे करते लोग, इंजेक्शन वाला नशा होता है ना, किसी ने अपना सिरिंज लिया और यहाँ लगाया और उसको हेपेटाइटिस या एड्स है, और उसका एक दोस्त है जिसको इनमें से कुछ भी नहीं है, राइट। तो क्या हुआ, उसने यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन निकालने के बाद उसके टिप पे ब्लड रह गया, नीडल की टिप पे ब्लड रह गया, और उसने वो नीडल अपने अंदर डाला, तो वो ब्लड उसके अंदर जो गया उसने उसको इन्फेक्शन कोज किया। तो ये ब्लड के थ्रू भी, जैसे इसके अलावा मान लो एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो सर्जरी एक पेशेंट को करी जिसको हेपेटाइटिस या मान लो एड्स था, और सेम इंस्ट्रूमेंट उसने दूसरे पेशेंट पे भी इस्तेमाल कर ली, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ये फैल गया। मेनली मैं बोलूँ ये ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से ये फैलता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी को खून चढ़ रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चढ़ गया, उस टाइम पे भी ये डिजीज हो जाती है, राइट। तो ये सब सेक्सुअली डिजीज तो है ही, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस और एड्स के बारे में मैंने आपको बताई नई चीज कि वो इसके अलावा भी दूसरे तरीके से फैलती हैं, और वो तरीका मैंने आपको अभी बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये क्यूरेबल हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता इंसान। अगर अर्ली डिटेक्शन हो गई, आपने डॉक्टर को दिखाया, अर्ली आप डॉक्टर को पता लग गया, वो इलाज शुरू कर देगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ 3 बीमारियां में से ऐसी हैं जो ठीक होना मुश्किल है, मतलब ठीक मुश्किल क्या, हो ही नहीं सकती ठीक।
सिर्फ 3 इनमें से बीमारियां ऐसी हैं बच्चों जो ठीक नहीं हो सकती, और वो कौन कौन सी है सुनना। जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल हर्ब्स, इसके अलावा जेनाइटल हर्ब्स के अलावा मैं बताऊं आपको एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ये 3 बीमारियां ऐसी है बच्चों जिसका कोई भी आज तक इलाज नहीं है। लेकिन ऐसा है इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग इस पेशेंट को ठीक रख सकते हैं। लाइक मान लीजिए एड्स का पेशेंट है, एड्स के पेशेंट को आजकल हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं जिसे बोलते हैं ART। ये क्या होता है बाद में कभी पढ़ाऊंगा। ART को बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। तो एक मेडिसिन है, ये दिए जा रहा है आजकल, पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इससे पेशेंट ठीक तो नहीं होता, बट क्या होता है जितना अगर मान लो वो 10-12 साल जीना चाहता है, 10-12 साल एड्स की वजह से जिएगा, तो वो 10-12 की जगह 20-22 साल जी लेगा। तो थोड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं, बिना सिम्टम्स के थोड़ा जिएगा, थोड़ा कुछ टाइम तक ठीक रहेगा। लेकिन एड्स खत्म हो जाएगा ये बिल्कुल भी नहीं है। एड्स तो उसको रहेगा रहेगा। एड्स का कोई इलाज नहीं है, ना ही हेपेटाइटिस बी का इलाज है और ना ही जेनाइटल हर्ब्स का है। तो बाकी इनके अलावा कोई बीमारी पहले डिटेक्ट हो गई तो वो गारंटी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या बच्चों, जितनी भी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन बोलूँ या मैं वायरल डिजीज बोलूँ, इनके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों बहुत ही ज़्यादा माइनर सिम्टम्स होते हैं, बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं। हर किसी में वही सिम्टम्स आते हैं, माइनर सिम्टम्स लाइक इचिंग, खुजली होना, ठीक है, कोई फ्लूइड डिस्चार्ज होना, डॉक्टर साहब फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, या फिर पेन रहना या फिर स्वेलिंग। तो ऐसे ही कुछ माइनर सिम्टम्स मिलते हैं। ये सब सारे सिम्टम्स कहाँ हैं? ये सारे सिम्टम्स मिलेंगे आपको जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर। जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर उनको इचिंग, स्वेलिंग, पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज और बहुत ही माइनर सिम्टम रहेगा। तो पेशेंट क्या करता है, लेट इट गो करता है कि अरे यार ठीक है अपने आप हो जाएगा, साफ़ सफाई कम रख रहा हूँ शायद, तो साफ़ सफाई रखने की कोशिश करता है, ठीक है। बट एक्चुअली अगर आपको कोई सिम्टम दिखते हैं तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और इसका इलाज कराइए। रीज़न क्या है बच्चों सुनना, अगर मैं बताऊं कुछ फीमेल्स के अंदर, मेनली फीमेल्स के अंदर जो STDs है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फीमेल्स के अंदर जो ये STDs हैं, ये STDs या फिर ये जो यूरिन इन्फेक्शन, मेनली वो यूरिन इन्फेक्शन, सॉरी STDs मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन की बात है, वो मैं कभी आपको आगे पढ़ाऊँगा। उससे पहले सुनिए कि ये जो सिम्टम्स है, कभी कभार कुछ होता है, कभी कभार फीमेल्स के अंदर ये एसिम्टोमेटिक रहता है। क्या रहता है बच्चों? एसिम्टोमेटिक रहता है, या फिर बहुत हल्का सा सिम्टम देगा जो पता भी नहीं लगेगा। मान लीजिए फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ और वो फ्लूइड डिस्चार्ज 0.1 ml, 0.2 ml या 1 ml तक हुआ, फीमेल को पता ही नहीं लगा, ठीक है। इचिंग हुई, इतनी माइनर हुई कि पता ही नहीं लगी। तो एसिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स आ ही नहीं रहे इस कंडीशन में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको है। अब क्या होगा, मान लीजिए उसको STD है, इसके अलावा उसको सिम्टम्स आ ही नहीं रहे हैं, तो वो सिम्टम्स धीरे धीरे क्या होगा, उस धीरे धीरे बॉडी के अंदर वो बीमारी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एट द टाइम कहीं ना कहीं वो आपको कॉम्प्लिकेशन दे जाएगी। क्या दे जाएगी? कॉम्प्लिकेशंस दे जाएंगी। और फीमेल के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो हो सकता है बच्चों, पहला होता है इनफर्टिलिटी। हाँ जी, मजाक से हटके इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन। बांझपन में समझते हैं कि अब वो माँ या बाप नहीं बन सकता कोई भी इंसान, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। मेनली मैं यहाँ पे फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फीमेल का बता रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी। इसके अलावा बच्चों PID का मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। भाई ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें फीमेल को लोअर यूट्रस, लोअर एब्डोमेन में इतना मतलब हद पार पेन होता है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ PID मतलब ये पेल्विक की तरफ जो हिस्सा है वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई है, और ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कंडीशन होती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसके अलावा बच्चों एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोला मैंने? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी प्रेगनेंसी होती है भाई? ये क्या होता है भाई? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सुनो क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चों वो प्रेगनेंसी होती है, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी हुई तो आपको पता है जो जाइगोट बनता है ना, वो डिवाइड, क्लीवेज करते करते डिवाइड करते करते
ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है ना, तो वो एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट हो जाता है ना, और फिर प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करे तो उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी होना। लेकिन वही एंडोमेट्रियम को छोड़ के बाकी कहीं और जगह इम्प्लांट हो जाए, उस प्रेगनेंसी को बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मेनली जो जगह देखी गई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कहाँ पे जाके इम्प्लांट कर जाता है, मेनली जो जगह देखी गई है वो जगह देखी गई है बच्चों फेलोपियन ट्यूब। वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब वो क्लीवेज करेगा, डिवीजन तो करता चलेगा, जिसकी वजह से मान लीजिए ट्यूब इतनी सी है और इसमें बेबी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, प्रेशर बनेगा। जैसे ही इस पर प्रेशर बनेगा पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना। और एक टाइम आता है बच्चों जब नहीं पता लगता, जब डॉक्टर से या कभी कभार ये सिम्टम्स लगते हैं कि चलो नॉर्मल गैस से है या कुछ है, ऐसे सिम्टम होते हैं, तो ये ट्यूब कभी कभार फट भी जाती है, ये ट्यूब कभी कभार फट भी जाती है और ऑपरेशन करवाना होता है, वरना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया ये। इसके अलावा बच्चों अबॉर्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, ये सब सारी बच्चों कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सब सारी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है। अगर एसटीडीज जो है वो सिम्टम एसिम्टोमेटिक रहे और आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस दे सकते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस ये वाले हैं। मेनली अगर मैं एसटीडी की बात करूं तो एसटीडी आजकल जो उम्र दिखा रहे हैं वो 15 से लेकर 24 साल की उम्र तक जो एसटीडीज हैं, जो उम्र है इन लोगों की, उनमें ज़्यादा ये एसटीडीज देखी जा रही है। रीज़न भी है क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं इंसान। जो टीनेजर्स 15 से 18 तक तो टीनेजर एज है, राइट, उस टाइम से लेके, और 24 में बोलूँ तो कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं इस टाइम पे, है ना। तो ये ऐसी एज है बच्चों जिसमें सबसे ज़्यादा एसटीडीज देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 30 साल 40 साल इनकी उम्र में नहीं होता है, बट अगर मैं देखा जाए तो ये उम्र पे मेनली देखा जा रहा है एसटीडीज। और यही उम्र और कुछ नहीं है, उम्र आपकी भी है दोस्त। और आपको इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है कि आप इधर पढ़ के कभी वो गलती ना करें, समझ रहे हैं। नॉलेज मिल रही है आपको, इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतरीन नॉलेज है। अच्छा, ये बीमारी हो गई, डरिए बिल्कुल भी मत। अगर आपको डिजीज़ हो जाती है, एसटीडीज अगर आपको होगी तो बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है। सिर्फ इन बीमारियों के अलावा अगर बाकी सारी बीमारियां अर्ली डिटेक्ट हो गई तो गारंटी है दोस्त आप ठीक हो जाएंगे। एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए अपने आसपास, परफेक्ट ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इन एसटीडीज को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग प्रिकॉशंस लेके। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिकॉशन। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अरे यही बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन, ऐसे कुछ होता है ना यार, हाँ यही होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो ये है बच्चों, इनके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। ये प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर एसटीडीज से बच जाएंगे। तो पहला जो प्रिकॉशन है, यहाँ लिख रहा हूँ कि आप अवॉइड कीजिए अननोन या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। भाई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, या मैं बोलूँ कोई अननोन जिसके साथ आप संबंध बनाना चाहते हैं, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता वो पेशेंट किस चीज़ से या उस इंसान को क्या हो रखा है सेक्सुअली, और आजकल ये लोग बताते भी नहीं हैं, ठीक है ना। तो अवॉइड अननोन या मल्टी, ये मैं आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूँ बच्चों, जिसकी वजह से ये डिजीज़ फैलने से बचे। इसके अलावा दूसरा क्या है, यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज़रूर यूज़ करें। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन से, लाइक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कि कॉन्डम्स, ये हर एक सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे आप यूज़ करिए ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, वेजाइना और पेनिस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है, या माउथ और पेनिस का, या माउथ या वेजाइना का डायरेक्ट अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो ये डिजीज़ ज़रूर से ज़रूर नहीं फैलेगी, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो जाके क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए। वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपका क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ये सब बताएंगे आपको, और आपको
एक मेडिसिन देंगे और मेडिसिन से आपको परफेक्टली क्योर कर देंगे। ठीक है, अब कुछ होता है बच्चों, ये बीमारियां जो मैंने आपको नाम लिखवाई थी, क्लैमीडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, तो ये कुछ बीमारियां जो हैं ये कुछ कॉजेटिव एजेंट होते हैं इनके, ऐसे कॉजेटिव एजेंट जो ये बीमारी फैलाते हैं। कुछ बैक्टीरियल है, कुछ वायरल है, कुछ प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो उन बैक्टीरियाज, वायरस, इन सब के नाम आपको मालूम होने चाहिए भाई, उन सब के नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो वही करवाने जा रहा हूँ अगला, वही करवाने जा रहा हूँ अगला। तो ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए बच्चों, 3, 2, 1 मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं अब, वेट करिए 1 मिनट, वेट करिए, चलिए मिटा रहा हूँ बच्चों, 3, 2, 1। इससे बाद मैं आपको एक एमटीपी में बात बताना भूल गया कि पहले ज़माने में जो एमटीपी किया जाता था, ऐसी सुन लो, छोटी सी बात है, कुछ याद करने वाली बात है नहीं, तो अनप्रोफेशनल, मैं बोलूँ जिसे क्वैक्स बोलते हैं, अनप्रोफेशनल लोग एमटीपी कर लेते थे। ठीक है, आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो लीगली डॉक्टर्स ही एमटीपी कर सकते हैं, और वो भी वो डॉक्टर्स जिनको सर्टिफिकेशन है उसके अंदर कि आपको तरीका पता है एमटीपी करने का। लेकिन पहले ज़माने में तो अनक्वालिफाइड, जिन्हें हम क्वैक्स बोल देते हैं, वो लोग एमटीपी कर देते थे और फिर उनसे गलत हो जाता था और कोई बोलने वाला भी नहीं होता था। आजकल तो बड़ा स्ट्रिक्ट बॉडी बन गई है। ठीक है, तो कुछ डिजीज़ के नाम मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों, और उनका कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे लिखूंगा। आपको याद रखना है, आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मेरा आज का आखिरी टॉपिक होगा। तो बच्चों, पहली जो बीमारी है वो मैं पहले भी लिखवाया था, क्लैमीडिया। क्लैमीडिया स्पेलिंग देख लें, मैंने फटाफट लिख दिया। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है बच्चों वो कौन है, वो जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, तो इसका मतलब एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है क्लैमीडिया ट्राइकोमेटिस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम लिखूंगा तो सी बड़ा आएगा और टी छोटा आएगा, और इस पर ऐसे अंडरलाइन भी आएगी। तो क्लैमीडिया ट्राइकोमेटिस जो बैक्टीरिया है वो डिजीज करता है, कॉज क्या, क्लैमीडिया। अगली जो बीमारी है वो है बच्चों गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया। गोनोरिया भी एक तरीके की बच्चों बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया भी क्या है, एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज है, और इस बैक्टीरिया का नाम है निस्सेरिया। निस्सेरिया, निस्सेरिया, अरे भाई साहब कौन याद कर रहा है, मेरे को हिचकी आ रही है। गोनोरिया, तो निस्सेरिया गोनोरिया जो है वो डिजीज करता है गोनोरिया, वो भी क्या, एक तरीके का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट जो बच्चों बीमारी है मैंने आपको लिखवाई थी वो थी सिफिलिस। क्या थी, सिफिलिस। स्पेलिंग देख लेना भाई, ये भी कौन सा कोर्स करता है बच्चों, बैक्टीरियल ही बीमारी है, और इसको कोर्स करने वाला कौन है, ट्राइपोनिमा, ट्राइपोनिमा पैलिडम, ट्राइपोनिमा पैलिडम। ये बच्चों ये कौन है, ये कोर्स करता है क्या, हाँ वही वही सिफिलिस, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस के बाद जो अगली बीमारी होती है, अगली बीमारी क्लैमीडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, कैंक्रोइड। कैंक्रोइड ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी क्या है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और ये जो करता है, जो कैंक्रोइड जो बीमारी करता है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज है, उसका बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस, हीमोफिलस दूसरी, हीमोफिलस दूसरी। इसके अलावा बच्चों जो अगली बीमारी है वो है जेनाइटल हर्ब्स। जेनाइटल हर्ब्स, ये जेनाइटल हर्ब्स जो बीमारी करता है वो एक वायरस है, और वायरस का आपको मालूम है इलाज नहीं है, वायरस का इलाज नहीं है। ठीक है, तो जेनाइटल हर्ब्स जो है ये वायरस करता है, और उस वायरस का नाम है हर्ब्स, हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। बच्चों याद रखना है, इसको जो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSV2। क्या बोलते हैं बच्चों, HSV2। ये हो गया आपका जेनाइटल हर्ब्स। इसके अलावा जो अगली बीमारी है वो है जेनाइटल वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स। ये जो जेनाइटल वॉट्स बीमारी करता है ये भी एक वायरस है, और उस वायरस का नाम है बच्चों ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे बोलते हैं HPV। इनके बारे में एक बात बताता हूं, ये वायरसेस
बड़े ही फेमस है कैंसर करने के लिए। ये वायरसेस जो हैं बड़े ही फेमस है क्या, कैंसर करने के लिए। एक्चुअली में ये जो जेनिटल वॉर्ड्स हैं, ये जो जेनिटल वॉर्ड्स हैं, ठीक है, ये वेजाइनल पेनाइल कैंसर भी कर देते हैं। सोचिए, ये जेनिटल वॉर्ड्स का जो वायरस है, अगर वो वायरस अंदर घुस गया तो जेनिटल वॉर्ड्स तो करेगा ही करेगा, साथ साथ हाईली चांस है कि ये पेनाइल या वेजाइनल, मतलब पेनिस का या वेजाइना का, इवन सर्विक्स का भी कैंसर कर सकता है। अरे है कि नहीं बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है वेजिनाइटिस। क्या है बच्चों? वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो ना तो बैक्टीरिया ना तो वायरस, वो इकलौता वो है प्रोटोजोआ। ये अलग है। ये कौन है? प्रोटोजोआ। ये जो करता है वो करता कौन है? इसका नाम क्या प्रोटोजोआ का? ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। और नाम से आपको पता लग रहा है, आइटिस आ गया। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब वेजाइना की जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई। अब इन्फ्लामेशन हो गई तो पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, ठीक है, रेडनेस रहेगा, दर्द होगा, इचिंग रहेगा, क्या पता फ्लूइड भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द कुछ डिजीज जिनके आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। इसके अलावा एड्स आपको मालूम है, एड्स के बारे में हम अच्छे से जानेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, ठीक है। तो उस पर टेंशन मत लीजिए, उस टाइम मैं आपको पढ़ाऊंगा HIV वायरस के बारे में, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। तो बाकी ये कोई डिजीज है, हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज है। तो ये कुछ बीमारियां हैं बच्चों, आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट आपको याद रखने हैं, और ये किस टाइप की बीमारी है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।